धारा 18 संरक्षण आदेश। मजिस्ट्रेट को अगर ऐसा लगता है सुनवाई के पश्चात प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि घरेलू हिंसा हुई है या फिर होने वाली है, तो व्यथित व्यक्ति के पक्ष में प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकता है। प्रतिषिद्ध मतलब उसको मना कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है ये सब कार्य करने से। कौन कौन से कार्य हैं वो? कि घरेलू हिंसा का कार्य ना करे प्रत्यर्थी, या फिर ऐसा घरेलू हिंसा का कार्य करने में सहायता ना करे किसी की, या किसी और को दुष्प्रेरित ना करे, या फिर अगर व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या फिर किसी भी स्थान में जहाँ पर वो बार बार आता जाता है वहाँ पर क्या करे, वहाँ ना जाए, ठीक है, उसमें प्रवेश ना करे, वहाँ जाने से रोक सकता है। व्यथित व्यक्ति के संपर्क करने का प्रयत्न, तो ये रोक सकता है कि प्रत्यर्थी को आदेश दे सकता है कि तुम एग्रीव्ड पर्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, फ़ोन पर, लिखित, मौखिक या फिर पर्सनली। किन्हीं आस्थियों का अन्य संक्रमण करने से रोक सकता है, मतलब कुछ एसेट्स, ऐसी चीज़ों को अंतरण करने, अन्य संक्रमण मतलब ट्रांसफ़र करने, किसी को भी बेचने या फिर कुछ भी करने से रोक सकता है। जैसे कि कैसी आस्तियाँ, जैसे कि बैंक लॉकर या फिर बैंक खाते जिनका क्या है प्रचलन दोनों पक्षों के द्वारा उपयोग या फिर धारण या उपयोग व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी या संयुक्त या फिर प्रत्यर्थी द्वारा चाहे अकेले किया जा रहा था, उनका प्रयोग या फिर दोनों के द्वारा किया जा रहा था। इसके अंतर्गत कोई स्त्रीधन या फिर कोई अन्य संपत्ति भी है जो मजिस्ट्रेट की इजाज़त के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्त या उनके द्वारा पृथकतः धारित की गई है। ओके। और आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा में सहायता देता है उसके साथ भी हिंसा करने से रोक सकता है, क्योंकि जब घरेलू हिंसा हो रही थी तो उन्होंने एग्रीव्ड पर्सन की हेल्प की थी, फिर बाद में वो उनके साथ हिंसा ना करे ऐसा आदेश दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी आदेश जो भी मैजिस्ट्रेट को अच्छा लगे वो दे सकता है। निवास आदेश, धारा 19 रेजिडेंस ऑर्डर। तो धारा 12 की धारा 1 के अधीन, यानी कि जो भी धारा 12 में मैजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त हुए हैं घरेलू हिंसा के, तो जब मैजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है तो वो निवास आदेश भी पारित कर सकता है। निवास आदेश के अंतर्गत क्या क्या कहेगा, क्या क्या आदेश दे सकता है? साझी गृहस्थी से, यानी जो शेयर्ड हाउस होल्ड है कि उसके अंदर से आप एग्रीव्ड पर्सन को बेकब्ज़ा नहीं कर सकते, यानी वहाँ से नहीं निकाल सकते, या फिर अगर उसका कब्ज़ा है जिस चीज़ पर उसमें कोई भी बाधा नहीं डाल सकते, प्रत्यर्थी कोई भी बाधा नहीं डाल सकता, चाहे प्रत्यर्थी उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या फिर नहीं रखता है। भले ही प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट का उसमें हक है, अच्छी तरीके से कानूनन हक है, तब भी वो क्या करता है, ना तो बाधा डाल सकता है ना ही उसे बेकब्ज़ा कर सकता है व्यथित व्यक्ति को। प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का आदेश दे सकता है, यानी कि आप हट जाओ यहाँ से, भले आपका ही है वहाँ पर सब कुछ, लेकिन व्यथित व्यक्ति को ना हटाकर वहाँ से प्रतिवादी को ही हटने का आदेश दे सकता है मैजिस्ट्रेट। ओके। प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है प्रवेश करने से अवरुद्ध करना। उस गृह में जहाँ पर व्यथित व्यक्ति निवास करता है वहाँ पर प्रत्यर्थी या उसके नातेदारों को क्या है, आने से मना कर सकता है। और ये फिर से यही है कि प्रत्यर्थी को यहाँ पर भी जो साझी गृहस्थी है, शेयर्ड हाउस होल्ड है, वो ट्रांसफ़र करने, बेचने या कहीं और विलंघन करने के से रोक सकता है प्रत्यर्थी को। और प्रत्यर्थी को अपने अधिकार के त्याजन से अवरुद्ध करना, यानी कि साझी गृहस्थी में जो उसका अधिकार है वो उसको त्याग नहीं सकता है। ठीक। प्रत्यर्थी को व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की अनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करें, सुनिश्चित करने का निर्देश दे सकता है।
मतलब प्रत्यर्थी को ये आदेश देगा कि व्यथित व्यक्ति को ऐसी ही क्या सुविधाएं प्रदान करे जैसे कि वो जब शेयर्ड हाउस होल्ड साझी गृहस्थी में थी तब वो उन चीज़ों का उपयोग कर रही थी, या फिर उसके लिए किराया संदाय करे। अगर वो मतलब किराए के घर में अगर अब वो रह रही है तो फिर उसका किराया भी दे। ओके। अब ये जो हमने खंड ख पढ़ा है उसके अधीन खंड क में हमने ख में क्या पढ़ा था कि हम निकाल सकते हैं उसको, मतलब हटा सकते हैं, प्रत्यर्थी को ही हटा देंगे, उसे वहाँ से हटने का आदेश दे सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा जो आदेश है वो किसी महिला के विरुद्ध नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर प्रत्यर्थी की जो नातेदार हैं वो भी घरेलू हिंसा में भागीदारी रखती हैं तो उनको नहीं निकाला जाएगा। किसी महिला के विरुद्ध नहीं होगा ये आदेश, सिर्फ पुरुष के विरुद्ध होगा। ओके, यहाँ पर ये बता रखा है कि मजिस्ट्रेट जो व्यथित व्यक्ति है उसकी संतान के लिए भी सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दे सकता है, जैसा भी वो युक्ति समझे। मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के निवारण के लिए प्रत्यर्थी से एक बंध पत्र जो कि या तो प्रतिभूत सहित या फिर रहित हो सकता है, मतलब विद श्योरिटी या विदाउट श्योरिटी हो सकता है, वो निष्पादित करा लेगा कि अब आप घरेलू हिंसा नहीं करेंगे। ओके, इसके बाद इस पर आते हैं हमारा खंड 8। यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्री धन या फिर किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को जिसके लिए वह हकदार है कब्जा लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है। मतलब अगर प्रतिवादी ने जो है व्यथित व्यक्ति से क्या कि स्त्री धन उसके कब्जे से अपने कब्जे में ले लिया है या फिर कोई अन्य मूल्यवान संपत्ति ले ली है तो उसका कब्जा वो लौटा दे, ऐसा आदेश दिया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा। अब सेक्शन 20 मॉनेटरी रिलीफ यानी धनीय अनुतोष। तो धारा 12 के ही अधीन यानी कि जब मजिस्ट्रेट को आवेदन प्राप्त हुआ है क्या करेगा, आवेदन का निपटारा करते हुए अगर मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है तो फिर से क्या करेगा कि धनीय अनुतोष का संदाय करने का भी प्रत्यर्थी को निर्देश दे सकता है कि आप मॉनेटरी रिलीफ प्रदान करें, ऐसा बोलेगा प्रत्यर्थी को। किंतु यह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगा, मतलब ऐसे अनुतोष निम्नलिखित हो सकेंगे, ये सब हो सकेंगे, लेकिन वो इसी तक सीमित नहीं होंगे, इसके अलावा भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि उपार्जनों की हानि के लिए मॉनेटरी रिलीफ दिया जाएगा, मतलब लॉस ऑफ अर्निंग्स के लिए। वो लॉस ऑफ अर्निंग्स के क्या क्या उसको अर्निंग हो जाती है, अगर ये सब नहीं होता तो क्या क्या लॉस हुआ है, और उसके चिकित्सा खर्चे यानी मेडिकल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं उसके हिसाब से दिया जाएगा। अगर व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति का नष्ट हो गई है कोई संपत्ति तो उसके लिए भी दिया जाएगा, उसके हानि की क्षतिपूर्ति की जाएगी। और व्यथित व्यक्ति के साथ साथ अगर उसके कोई संतान है तो धारा 125 या फिर तत्समय प्रयुक्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश, भरण पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है तो ठीक है, भरण पोषण के लिए भी आदेश दे सकता है अगर उसके साथ उसके कोई संतान भी है तो। इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवन स्तर से जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है संगत होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कितना भी भरण पोषण का आदेश या फिर कितने भी धन का आदेश दे देंगे, वो एक रीजनेबल ग्राउंड पर तय होगा, ओके, संगत होगा। मैजिस्ट्रेट को जैसा कि मामले की परिस्थितियां अपेक्षा करें भरण पोषण के एक समुचित एकमुश्त या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी। मतलब मैजिस्ट्रेट जो है वो या तो किस्तों में बोल सकता है देने के लिए भरण पोषण, या फिर मासिक रूप से बोल सकता है, या एक मुश्त यानी कि एक ही बार में दे वो भरण पोषण, या तो ये बोलेगा, या फिर वो किस्तों में देने के लिए बोल सकता है। ओके, मैजिस्ट्रेट आवेदन के पक्षकारों को
क्या करेगा, पुलिस के भारसाधक और पुलिस थाने के भारसाधक को जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है धन्य अनुतोष की एक आदेश प्रति भेजेगा, यानी कि एक फोटोकॉपी जो भी आदेश दिया गया है वो दोनों पक्षकारों को दी जाएगी। उस आदेश की फोटोकॉपी और पुलिस थाने के भारसाधक को भी दी जाएगी। खंड 5 है हमारा कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को धन्य अनुतोष का संदाय करेगा। कौन? प्रत्यर्थी यानी कि डिफेंडेंट। एक निश्चित अवधि में कोई अवधि निर्धारित कर दी जाएगी। अब यहाँ पर यह देख लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि अगर प्रत्यर्थी असफल हो जाता है कि अगर प्रत्यर्थी असफल हो गया है तो मजिस्ट्रेट के नियोजक या फिर ऋणी को मजिस्ट्रेट प्रत्यर्थी के नियोजक या फिर ऋणी को क्या करेगा, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्ष से संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग, यानी कि जो प्रत्यर्थी मजदूरी या उसका जो भी वेतन होता है उसका एक भाग न्यायालय में जमा करने का आदेश दे सकेगा। ओके, अगर कब? जब वो असफल हो जाता है, यानी कि केस हार जाता है तब। ओके, धारा 21 विरक्षा आदेश, प्रोटेक्शन कस्टडी ऑर्डर। तो अगर उसकी कोई संतान है तो मजिस्ट्रेट उसकी संतान को अस्थायी अभिरक्षा में दे सकता है, यानी कि वो टेम्परेरी कस्टडी होगी। यदि आवश्यक हो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान को देखने का प्रबंध भी निर्दिष्ट कर सकेगा। ओके, परंतु यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो फिर क्या मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट यानी कि ऐसे मिलने को क्या करेगा, इनकार कर देगा कि आप मिलेंगे नहीं ऐसी संतान से, क्योंकि उसे लगता है अगर कि वो ऐसी संतान के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। धारा 22 प्रतिकर आदेश। इसमें यह है कि मजिस्ट्रेट जो है प्रतिकर आदेश दिलवा सकता है प्रत्यर्थी से कि भाई व्यथित व्यक्ति को मानसिक यातना यानी मेंटल टॉर्चर हुआ है या फिर भावनात्मक संकट हुआ है, तो इस प्रकार से कंपनसेशन ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट। धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय आदेश देने की भी शक्ति है मजिस्ट्रेट को। यहाँ पर अगर मजिस्ट्रेट को समाधान हो जाता है कि प्रथम दृष्टा आवेदन पर यह प्रकट है कि घरेलू हिंसा की प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कार्य कर रहा है या फिर किया है, या फिर ऐसी संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कार्य कर सकता है, तो मैजिस्ट्रेट ऐसे प्रारूप में जो भी विहित किया गया है धारा 18, 19, 20, 21 में से कोई सा भी जो है आदेश या 22 के अधीन क्या है आदेश दे सकता है। व्यथित व्यक्ति के शपथ पत्र के आधार पर देगा ऐसा आदेश। प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक पक्ष आदेश कर सकता है। एक पक्ष मतलब एक्स पार्टी कर सकता है, केवल अंतरिम यानी कि प्रथम स्तर पर ही, प्राथमिक स्तर पर ही एक पक्ष आदेश दे सकता है अगर प्रथम स्तर पर ही मजिस्ट्रेट को ऐसे समाधान हो जाए कि हाँ सच में ऐसा हुआ है। ओके, धारा 24 न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना। यहाँ पर इसमें कोई ऐसा समझने जैसा है नहीं, न्यायालय जो है आदेश की प्रतियों को निःशुल्क देगा, फोटोकॉपी देगा। धारा 25 आदेशों की अवधि और उसमें परिवर्तन। यहाँ से और लास्ट सेक्शन तक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।